In a Young's double slit experiment, the source is white light, one of the holes is covered with red filter and another is by blue filter. ठीक, सिचुएशन ये है कि एक YDAC का सेटअप है और वाइट लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उन दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट कराने के लिए, लेकिन एक स्लिट पे हमने लगाया रेड फिल्टर, यानी यहाँ से जो वेवलेंथ पार होगी वो रेड लाइट की वेवलेंथ पार होगी लैम्डा आर, और एक पे हमने लगाया ब्लू फिल्टर, यानी यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ आएगी। तो ये पूछ रहे हैं स्क्रीन पे होगा क्या, तो ज़रा आप समझिए। रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग है, रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग है, ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग है। ठीक है, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब इनके बीच में ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगे। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा किसी भी पोजीशन पे, किसी भी लोकेशन पे जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब उसी पॉइंट पे कभी मैक्सिमा बन रहा होगा इनका, कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो टाइम के साथ स्टेबलाइज नहीं होगा, तो आपको कोई फ्रिंजेस वगैरह दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, कोई ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, आपको एक जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, रेड और ब्लू का एक जनरल इल्यूमिनेशन जैसा दिखाई देगा। आपको कोई फ्रिंजेस वगैरह दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो टाइम के साथ बहुत ही तेज़ी से बदल रही होंगी। लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10 की पावर बहुत ज़्यादा 15, 14, 15, 16 इस ऑर्डर में होती है, तो आपको फ्रिंजेस दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देयर शैल बी अल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू, बिल्कुल गलत है। देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ ब्लू, ये भी गलत है। देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर रेड मिक्सिंग विद ब्लू। तो पहला, दूसरा और लास्ट वाला ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ढंग से देखा जाए तो सी भी गलत है। ये कह रहे हैं देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब फ्रिंजेस तो बनेंगी बट वो इतनी तेज़ी से टाइम के साथ वेरी कर रही होंगी कि हमको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, इन चारों में जो बेस्ट आंसर है वही टिक करेंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ बीटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा दी हुई है। इफ एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, पूरे सेटअप को हमने किसी लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो नई फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, जैसे बीटा इन्होंने लिखा है तो चलो बीटा ही मान के कर लेते हैं, तो वो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। अब अगर किसी लिक्विड में डिप करोगे तो जो लैम्डा होगा किसी लिक्विड में, ठीक है, लैम्डा एल जिसको मैं लिख रहा हूँ, तो वो लैम्डा वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें लिखा है एन, तो एन से डिवाइड कर देता हूँ, उसके बराबर हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे तो किसी मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो आपकी हो जाएगी वैक्यूम में जो फ्रिंज विड्थ थी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Consider the sunlight incident on a slit of width 10 to power 4 angstrom. The image seen through the slit shall be, ठीक है, तो एक सिंगल स्लिट है, एक सिंगल स्लिट है, उस पर सनलाइट गिर रही है और उस स्लिट की जो विड्थ है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में ही है। ठीक है, थाउजेंड्स में ही होती है वेवलेंथ, और ये 10,000 है तो वेवलेंथ के ऑर्डर की है स्लिट की विड्थ। इसका मतलब डिफ्रैक्शन होगा, और एक सिंगल स्लिट है तो सामने एक ब्राइट मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद कुछ रिंग्स बनेंगी, जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है सिंगल स्लिट का। तो क्या आंसर बनेगा, तो उसकी जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी, विल बी ए फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर, नहीं, उसमें कुछ रिंग्स भी आगे बनेंगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन भी तो होगा। तो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ब्राइट स्लिट वाइट एट द सेंटर, डिफ्यूजिंग टू जीरो, इंटेंसिटीज एट द एजेस। ठीक है, बाकी और भी देखते हैं। ए ब्राइट स्लिट वाइट एट द सेंटर डिफ्यूजिंग टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाँ ये आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। सेंटर में तो ब्राइट फ्रिंज होगी वाइट कलर की, लेकिन उसके बाद जो रिंग्स बनेंगी तो वो अलग अलग कलर की रिंग्स अलग अलग लोकेशन पे बनेंगी, तो उसके आगे डिफरेंट कलर्स की रिंग्स बनेंगी और उसके बाद फिर ज़ीरो हो जाएगा सारी इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो सेंट्रल जो ब्राइट स्पॉट होगा वो तो आपका वाइट ही होगा, उसके बाद जो एजेस पे जो रिंग्स बनेंगी वो क्या होंगी, आपकी कलर्ड रिंग्स होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या बना आपका, सी पार्ट, बेस्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज 1 डिग्री। एंगुलर विड्थ दिया, अब एंगुलर विड्थ देखिए जरा क्या होती है। तो जो लीनियर विड्थ होती है, अगर उसको डब्लू लिखें हम फ्रिंज विड्थ, तो वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक,
अगर इस फ्रिंज विड्थ को डब्लू को अगर हम कैपिटल डी से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगी एंगुलर विड्थ। समझिए जरा, जैसे मान लीजिए स्क्रीन है और ये एक फ्रिंज है, तो ये जो विड्थ हुई ये फ्रिंज विड्थ हुई। अब उस फ्रिंज ने स्लिट्स वाले पोजीशन पे कितना एंगल बनाया है, ये आपकी एंगुलर विड्थ होगी। तो एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे, तो ये डब्लू को हम क्या करेंगे, कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे। आर्क अपॉन रेडियस जैसा खेल है ये, डब्लू को कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी एंगुलर विड्थ, तो जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा अपॉन डी के बराबर। ठीक, अब एंगुलर विड्थ आपको दी हुई है 1 डिग्री। ठीक है, वेवलेंथ आपको दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, और स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स कैपिटल स्मॉल डी आपसे पूछा गया, तो कर लेते हैं। 1 डिग्री है तो डिग्री तो सही यूनिट नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गई आपकी एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा को अगर हम एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो आपका डी भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, बट सारे आंसर मीटर्स में है तो उसको मीटर्स में डालते हैं, तो वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब हो गया 10 की पावर -10 अपॉन स्मॉल डी। अभी सब कुछ सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू आप 3.14 डाल सकते हो, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी और यहाँ से आप डी निकालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? Consider a light beam incident on air to a glass slab at a Brewster angle as shown in a figure। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो एंगल है आपका ये ब्रूस्टर एंगल है, यानी इसका मतलब यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, कंप्लीटली पोलराइज होगी, 100% पोलराइज होगी। ठीक, तो ब्रूस्टर एंगल पे गिर रही है। द पोलरॉइड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इमरजेंट रे एट पॉइंट पी। ये जो इमरजेंट रे है इसके रास्ते में पोलरॉइड डाला है, तो ये इमरजेंट रे कैसी होती है, तो ये इंसिडेंट रे है, ब्रूस्टर एंगल पे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। अगर इसके रास्ते में मैंने एक पोलरॉइड रखा होता और उसको अगर मैं एक्सिस के अबाउट घुमा रहा होता तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती और उसके परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाती। ठीक, लेकिन ये जो लाइट होती है, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है या रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, ये पार्शियली पोलराइज होती है। और पार्शियली पोलराइज के रास्ते में अगर आप एक पोलरॉइड रखोगे तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी। 0 तब होती जब वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पार्शियली पोलराइज होगी, तो जरा देखते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस एज ऑब्जर्व थ्रू द पोलरॉइड। गलत है, डार्कनेस नहीं होगी, डार्कनेस तब होगी जब ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। बी पार्ट में देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलरॉइड शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन। और इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन तब होता है जब लाइट कंप्लीटली अनपोलराइज्ड हो, तो हर ओरिएंटेशन में एक ही इंटेंसिटी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोलराइज तो है लेकिन कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड है। The intensity of light as seen through the Polaroid shall go through a minimum but not zero for two orientation of the Polaroid। ठीक है, अगर आपने पूरा 360 घुमाया तो 2 ओरिएंटेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और 2 ओरिएंटेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो अगर पूरा 360 घुमाएंगे तो 2 लोकेशन ऐसी होगी जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी बट नॉट जीरो, तो यही आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। The intensity of light as seen through the Polaroid shall go through a minimum for 4 orientation। गलत है, 4 ओरिएंटेशन के लिए मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, 4 ओरिएंटेशन के लिए मिनिमम नहीं होगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, समझिए। जैसे मान लिया एक लाइट आ रही है और उसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिखाता हूँ। जैसे मान लिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ी कम हुई, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी बहुत कम थी, फिर यहाँ ज़्यादा हो गई, इस तरह से। फिर ये मान लिया था। अनपोलराइज लाइट कैसी होती, अनपोलराइज अगर बनानी होती तो अनपोलराइज लाइट आपकी कुछ इस तरह से होती। ये सेंटर है, तो ये जो लाइट होती है इस तरह से, ये है होती है आपकी अनपोलराइज। हर डायरेक्शन में बराबर एम्पलीट्यूड, बराबर स्ट्रेंथ, बराबर इंटेंसिटी, ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक, एक ही प्लेन में अगर लाइट आ गई इस तरह से तो ये है कंप्लीटली पोलराइज। ये जो मैंने बनाई है ये है पार्शियली पोलराइज। ठीक, तो जब पोलरॉइड दो, इसमें 2 ओरिएंटेशन ऐसे होंगे, एक ये वाला, फिर आपने 90 डिग्री घुमाया, इस वाले में अगर पोलरॉइड है तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम। फिर आपने पोलरॉइड को 90 डिग्री घुमाया, यहाँ पहुँचे तो फिर से क्या मिलेगी, मिनिमम। फिर आपने और 90 डिग्री घुमाया, नीचे आ गए तो फिर से यहाँ क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर आपने 90 डिग्री घुमाया तो जब यहाँ पहुँच गए हॉरिजॉन्टल में तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मिनिमम। ठीक, तो पूरा 360 में 2 बार मिनिमम मिलेगी और 2 बार ही मैक्सिमम मिलेगी।
two waves of same frequency and same amplitude from two monochromatic sources are allowed to superimpose at a certain point. If in one case the phase difference is 0 and in other case the phase difference is pi by 2, then the ratio of intensity in the two cases will be. निकाल लेते हैं. एक सोर्स है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, तो उसकी इंटेंसिटी मैंने आई मान ली, दूसरे की भी आई मान ली. तो जब इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा तब तो नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, तो वो होती है 4i. अब जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा तब इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जरा उसको निकाल लेते हैं. फॉर्मूला क्या था, तो वो था i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस डेल्टा फाई. तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0. तो ये इंटेंसिटी आ रही है 2i, यानी ये पहले केस में इंटेंसिटी है 4i, दूसरे केस में 2i. तो रेशियो निकालेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका 2:1. सो योर आंसर इज बी पार्ट.